हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारे? आज है संडे और संडे को करने वाले धमाका यानी कि लल्लन टॉप मैथ टेस्ट क्लास। और इस क्लास में आपको मिलेगा वेरी वेरी 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है डियर, बिकॉज आज आपको पता है ना, आज टेस्ट है। टेस्ट में सवाल कुछ ऐसा होता है कि बच्चे का दिमाग थोड़ा सा घूम जाए, तो आपके दिमाग हम घुमाने लाए हैं। आप घूमिएगा भले, लेकिन जो बच्चे शातिर हैं, पढ़ने में ज़्यादा फैंटास्टिक है, तो वो घूमेंगे नहीं बल्कि अपना दिमाग को यूज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लास चल रही है ये, और ये टेस्ट बहुत मज़ेदार की होने वाली है। तो एक एक सवाल को बनाएंगे। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे, तब उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि पॉज कर करके आपको आगे बढ़ते जाना। और लास्ट में तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक वाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना। और मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये वो लमसम सब दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एकदम ध्यान से बनाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है। सवाल है, तीन लगातार सम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का भागफल क्या होगा? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का भागफल। देखो सवाल को मैंने खुद से मॉडिफाई किया, तो आपको भी दिमाग लगाना है और एकदम ठंडे मिजाज से, एकदम सोच करके अच्छी तरीके से बनाना है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पहले पॉज कर लो, पहले बना लो, उसके बाद आंसर दो। और मैं अभी फिलहाल अपना काम करता हूं। तो तीन लगातार सम संख्या, देखिए सम संख्या क्या होता है भाई? पहली सम संख्या का कोई लेते हैं तो बोले सर पहली सम संख्या 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, लगातार। चलो कोई भी संख्या लेते हैं, लगातार में हम कोई भी संख्या लेते हैं। चलिए मैं लेता हूँ 50, तो अगला क्या होगा? 52 होगा, अगला क्या होगा? 54 होगा, है ना। ये लगातार संख्या है। एक चीज देखना आपको, सम संख्या में हर बार आगे दो दो बढ़ते जा रहा। लगातार जब सम संख्या लेते हैं तो दो दो इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पहला संख्या x से मान लेते हैं, तो दूसरा संख्या क्या होगा? x प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 बढ़ जाएगा। और फिर इसमें भी 2 बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस 4, इसमें 2 बढ़ जाएगा, तो x प्लस 4। ये तीन संख्या है। अब बोलता है इन तीनों संख्या का माध्य कितना है भाई? 6। माध्य कैसे निकालने के लिए आपको पढ़ाया गया है कि जो भी संख्या है उन संख्या को जोड़ दीजिए। मतलब x हो गया, x प्लस 2 हो गया, और x प्लस 4 जोड़ दिया, और जितना संख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए। भाई तो कितना पीस है? 1 पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है, तो 3 से कर दिया मैंने डिवाइड। और ये फॉर्मूला जो मैंने यूज किया, किसका फॉर्मूला? ये है माध्य का फॉर्मूला, और माध्य के बराबर 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हल करते हैं, x 2x और एक यहाँ पे 3x, यानी कि 3x हो गया, प्लस 4 और 2 6, आई 3 छक 18, है ना जी। तो 3x से बराबर क्या हो जाएगा? 6 घट जाएगा, 18 माइनस 6, बोले तो कितना हो जाएगा? 12। तो 3 चौक 12 हो गया ना, 3 चौक 12। तो अब हमारा पहला संख्या कितना हो गया? पहली संख्या यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो पहली संख्या x से आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है। तो हमारा पहली संख्या 4 निकला, तो यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा भाई? तो 4 2 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 8 हो जाएगा। अब सवाल क्या बोला जा रहा? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का भागफल, भागफल मतलब भाग। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे बताओ तो? 8 है, जी हाँ। और सबसे छोटी संख्या कौन है? 4 है, जी हाँ। 4 दूना 8, देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। तो भागफल बोला था, भागफल दिए, भाग कर दिए। गुणनफल बोलेगा तो गुना कर देंगे, योगफल बोलेगा तो योगफल निकाल देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और अंतर बोलेगा तो अंतर निकाल देंगे। समझ में आ गया? चलिए जी, अगला सवाल है, यदि माध्य बराबर 3 और माध्यिका 4 तो बहुलक ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल आपको हर बार देखने को मिलता है, और मैथ का मतलब माध्य माध्यिका बहुलक का बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। मीन मीडियन मीन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड। तो आपको मोड निकालने के लिए बोला जा रहा है बहुलक। देखो बहुलक का फॉर्मूला होता है, तो जो बंदे बाद में देख रहे हैं ना, तो पूरी वीडियो देखेंगे और इसको स्किप मतलब स्किप नहीं करना है, पॉज करना है, पॉज करके आपको आंसर बताना है। देखिए बहुलक का फॉर्मूला देखिए, बहुलक का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना मोबाइल में और कॉपी में नोट कर लेना। 3 गुना माध्यिका, माध्यिका और माध्यक उसी को बोलते हैं, ठीक है। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, देखिए यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो भाई आपको लड्डू बन के मिला है, अब दोनों लड्डू फोड़ दो यहाँ पे। और कभी कभी ऐसी एपी दिया रहेगा, आंकड़ा दिया रहेगा, तो आपको माध्य निकालना पड़ेगा, माध्यिका भी निकालना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो लड्डू फूट गया। अब फोड़ो फटाफट यहाँ पे। 3 गुना माध्यिका का वैल्यू कितना है? 4,
टू गुना माध्य का वैल्यू कितना है 3, 4 तिया 12, 3 दूना 6, घटा दो कितना गया 6, यानी कि बहुलक कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला। इसके बाद तो आप माध्य का निकालने का जाने करते हैं, माध्य निकालने तो आपको आता ही है, लेकिन फॉर्मूला बंदा कंफ्यूजन पड़ जाता है फॉर्मूला में। अगला पढ़ते हैं, दो गोले का क्षेत्रफल, दो गोले का आयतन का अनुपात दे दिया 27:64, उनके सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए आयतन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जानो कि गोला का आयतन दिया हुआ है, तो गोला का हम पहले भुजा निकालेंगे, यानी कि गोला का एंगल निकालेंगे, भुजा साइड निकालेंगे। ठीक है, गोला का साइड निकालेंगे, भुजा। तो बोले तो गोला का भुजा तो होता नहीं सर, तो गोला का त्रिज्या तो होता ना। हाँ, त्रिज्या निकालना है। तो हम जब आयतन दिया रहे, आयतन दिया रहे, तो हम भुजा कैसे निकालेंगे? तो इसको कर लेंगे घनमूल। क्या कर लेंगे? घन कर लेंगे, घन। घनमूल मतलब यहाँ पे 3 पावर, और 64 को भी कर देंगे घनमूल, यहाँ पे 3। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे गोलक, जहाँ पे मेरे ख्याल से गोला से ज्यादा अच्छा घन होना चाहिए। ठीक है, घन, सॉरी गोलक, चूंकि गोला में तो भुजा नहीं, घन में ही भुजा होता है, शायद सवाल घन से होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो देखो घन का अगर आयतन का अनुपात दे दिया, तो सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले घन का भुजा निकालेंगे। जब तक क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है ना जी। तो जब तक हम भुजा नहीं पता होगा हमें, तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो हम भुजा निकालेंगे, और ये दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ आयतन, इसलिए हमको यहाँ पे क्यूब करना पड़ा। अगर क्षेत्रफल देता तो वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पे। तो घन निकालेंगे, 27 का घन कितना होता है जी? 3 होता है, यानी कि 27 का घनमूल कितना होता है? 30 होता है, और 64 का घनमूल क्या होता है? 4 होता है जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? भुजा निकल गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालने बोला, तो जैसी भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, तो क्या करना है? स्क्वायर चढ़ा देना है। 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यानी कि 9:16 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो यहाँ पे आयतन दिया हुआ, तो हम भुजा निकालेंगे। कभी कभी क्या बोलता है, भुजा देता दे, तो आप क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। कभी कभी क्षेत्रफल ही दे देगा, 9:16 दे देगा, बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो भुजा का अनुपात बताइए, तो आपको इसको क्या करना? घूंघट ऐसे उड़ा दीजिएगा, मतलब ये वर्गमूल कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, फिर हमारा भुजा निकल गया। तो जैसे भी दे आप घुमा के आप भी घुमा दीजिएगा उस सवाल को। चलिए जी, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांट कर 4 मिलीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो, जैसी सवाल जब बोलता है कि घन को काटेंगे, पिघलाएंगे, कोई भी चीज़ ऐसा रहना, तो दोनों का आयतन निकालना है, और दोनों आयतन निकाल कर डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना, यहाँ पे देखो, ये जो है पहला जो घन है, जो बड़ा वाला है, ये 8 सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर में है जी। और जो छोटका छोटका बन रहा है ना, एकदम छोटा छोटा बन रहा है, मिलीमीटर। सोच सकते हैं कितना छोटा होगा? मिलीमीटर बन रहा। तो पहले तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को बराबर करना पड़ेगा। या तो दोनों को सेंटीमीटर बना दो, या तो दोनों को मिलीमीटर बना दो। तो चलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है ना, या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो घन है, बड़ा वाला घन है 8 सेंटीमीटर वाला, उसका आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है बोलो तो? भुजा का क्यूब, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 होता है कि नहीं? घन का आयतन भुजा का क्यूब। तो भुजा पहला घन जो है 8 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाएं, ठीक है, इसको पिघला दिए, तो 4 मिलीमीटर वाला भुजा वाला घन बन गया। तो अब जो छोटा छोटा जो घन बना है ना, उसका भी तो आयतन निकल सकता है। बिल्कुल सर, छोटा है तो क्या हुआ, है ना, उसका भी तो हक बनेगा। तो जैसे भारत में लोग क्या है, छोटा है बच्चा है वो भी पैदा हो गया नागरिक, वो भी इंडियन हो गया, बड़ा बूढ़ा है वो भी इंडियन है, जवान है तो भी इंडियन है। तो यहाँ पे 4 मिलीमीटर तो क्या दिक्कत है, वो भी भुजा ही है, मतलब 4 गुना 4 गुना 4। लेकिन ना मुन्ना ना, ये आप गलत कर रहे हो। आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। 10 से भाग करते, लीजिए 10 से भाग कर दिए, है ना जी। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे। अब जब भाग करते हैं भाई, तो ये 10 जो है ना ऊपर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। मतलब कि 8 गुना 8 रहल दो, और ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अभी बेचारा 4 नीचे, तो नीचे डाल दो। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि कितना? 8000। कितना पेज बनेगा? 8000 घन बन जाएगा, एकदम 4 मिलीमीटर छोटा छोटा बनाएंगे तब। ठीक है ना। तो आप
आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर ही बदल सकते थे, लेकिन इसको आप 10 से गुना करना पड़ता है, इसको भी 10 से गुना करते हैं, बात वही, इसको 10 से गुना करते हैं और 4 से डायरेक्ट काटते हैं। तो हमने यहाँ पे भाग कर दिया, आप वहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर में बदल दो गुना करके। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पे है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और r हो, मतलब कि त्रिज्या भी r है और ऊंचाई भी r है। लो भाई दोनों लड्डू फूटेगा अब। तो क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब देखो त्रिज्या भी r है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिज्या भी कितना है, r है, और ऊंचाई भी r ही है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है, और सब r ही है। त्रिज्या भी r को तो त्रिज्या बोलते ही हैं, ऊंचाई को भी r बोल दिया गया, बराबर बोला गया। तो अब बोलो शंकु क्षेत्रफल क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत, आंसर ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सर जी आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्या कि त्रिज्या भी r था और ऊंचाई भी r है, ऊंचाई h नहीं बल्कि r है, मतलब कि 1/3 पाई r का क्यूब, ये है हमारा राइट आंसर, 1/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, अब यहाँ पे सवाल नीचे आपको दिख रहा है, चलिए जी ये सवाल देखिए क्या बोलता है। सवाल बोलता है क्या कि ठीक 2 बजे अपराह्न मतलब पीएम, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद, पर घंटी की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री का तक घूम चुकी होगी, मतलब एक घड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है। अब आप 2 बजे के बाद क्या बोल रहा, 2 बजे अपराह्न, घंटी की सुई दोपहर के बाद, मतलब दोपहर कहाँ पे, 12 बजे मतलब दोपहर हो रहा, यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा। आपको पता है जब घंटी की सुई 12 घंटा घूमती है ना जी, तब 12 घंटा घूमती तब ना एक चक्कर लगाती है, तो जी बिल्कुल 12 घंटा, घंटे की सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटा में एक चक्कर लगाएगी, और 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 12 या 36, मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो देखो भाई बोला 2 बजे, तो 1 घंटा आया तो 30 डिग्री कोण बन गया, फिर यहाँ से हमें तो 30 डिग्री कोण बनेगा, मतलब कि 12 से 1 में बना गया, 1 तक गया तो 30 डिग्री कोण बन गया, फिर 1 से 2 तक गया तो फिर 30 डिग्री का कोण बन गया, मतलब कि 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा, है ना जी। चलिए वृत्त का व्यास और परिधि, ठीक है, परिधि का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का व्यास और परिधि, देखो वृत्त का व्यास क्या होता है जी, 2 पाई r होता है, ठीक है, और सॉरी वृत्त का व्यास, व्यास मतलब 2r है ना, व्यास मतलब 2r हो गया, ठीक है, और परिधि, परिधि मतलब 2 पाई r है ना जी। ये हो गया वृत्त का व्यास, 2 त्रिज्या मिलकर क्या बनता है, वृत्त का व्यास बनता है, और यहाँ परिधि, तो r r कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे पाई बचा, तो 1:पाई हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। ओके देखिए जी, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट, ये एक वृत्त है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पर्श रेखा कहाँ पे होती है, एक स्पर्श रेखा जो है वृत्त के किसी एक बिंदु से टच होते हुए जाएगी तब स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। और उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक वृत्त का बिंदु रहे और एक रेखा का बिंदु है, तो इस बिंदु को बोला गया उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे है। और ये जो बिंदु होगा, तो जिस वृत्त का जो बिंदु है और उस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम, इस बिंदु का नाम क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उसका नाम क्या होगा, स्पर्श बिंदु, क्या होगा, स्पर्श बिंदु बोलेंगे उसको। चलिए एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है ना, और B यहाँ पे P बिंदु है और P से स्पर्श रेखा की लंबाई बोल रहा है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर, और P की दूरी केंद्र से, केंद्र कहाँ पे बनता है भाई, यहाँ पे बनता है केंद्र, ये केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये निकालना है त्रिज्या, ठीक है ना। देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो ये एक समकोण डिग्री बन गया, समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज, ये कर्ण हो गया और ये लंब है, और ये क्या बनेगा, आधार। तो आधार आप कैसे निकालते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अगर ए लिखते हैं तो AO कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ना पाइथागोरस प्रमेय की, OP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर ओवररूट कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर को ओवररूट कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा, तो 625 में 400 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 225। अब भाई 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, मतलब एक पाइथागोरिक त्रिक आपको मिल गया जी, 15 20 25, यानी कि 15 20 में से कोई आधार या लंब होगा और 25 क्या होगा, कर्ण होगा। तो इस सवाल को आप एकदम दिमाग में रखेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। ओके समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल देखो बोला चित्र में दिए गए हैं, हम भी चित्र बनाते हैं, यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे चित्र बनाना था, ठीक है।
ये ए बी सी नाम का चित्र है और ये क्या है पी और क्यू। अब देखो बोलता क्या कि पी क्यू बी सी समांतर, ये पी क्यू और बी सी समांतर है। आप त्रिभुज में पढ़ेंगे, पैथेल्स पर में पढ़ेंगे पहला नंबर थ्योरम कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच जाती है तो इसके जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होते हैं, उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। अब देखो भाई यहाँ पे एपी कितना है, 2 है जी, बीपी कितना है, 6 है। चलिए अब देखो एसी देख रहे हैं ना, एसी कहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है एसी है 16। और क्या निकालने बोला, ये वाला निकालने बोला, क्यूसी निकालने बोला, क्यूसी निकालने बोल रहा। अब देखो आपको ये नियम समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब देखो एसी का वैल्यू दिया हुआ है, ए क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ ना, ए क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम भी अगर चाहे ए बी का वैल्यू पूछे तो आप क्या बोलेगा, सर ए बी कितना होगा यहाँ पे, तो एपी 6 है, पीबी एपी 2 है और पीबी 6 है, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना जी। एबी कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम इसको थेल्स फॉर्मूले के अनुसार अरेंज करते हैं। देखिए एपी बटे ए बी, देखिए इधर से देखो, इस छोटा वाला त्रिभुज लिए एपी लिए और बड़ा वाला त्रिभुज लिए ए बी, ठीक है। इधर आएंगे तो क्या होगा, ए क्यू, इधर जब एपी लिया तो इधर क्या होगा, ए क्यू होगा और बड़ा क्या होगा, ए सी होगा। अब यहाँ पे मान पहले रख लो, एपी का वैल्यू कितना है, 2 है, और ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो ए बी 8 हो जाएगा। चलो और यहाँ पे ए क्यू कितना है, नहीं पता जी, नहीं पता। ए सी कितना है, 16, 8 दूना 16, तो ए क्यू कितना होगा भाई, 2 दूना 4, ए क्यू कितना हो गया, 2 दूना 4, यानी कि ये वाला आ गया कितना, 4 आ गया, ठीक है। और ये पूरा दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ 16। अब आप मुझे बताओ ये पूरा 16 दिया हुआ है और ये 4 पता चल गया, तो ये कितना होगा, बोलेगा सर 16 में से 4 घटा दीजिए, मतलब कि 12 होने वाला है ना जी, यानी कि 12 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल है, यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो सी और सी पर क्या होता है, समकोण है, तो कौन सत्य होगा, मतलब समद्विबाहु समझ रहे ना, ये है आपका समद्विबाहु, दो भुजा बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर, यानी कि ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर। जाहिर सी बात है लंब और आधारी बराबर होगा, कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि कर्ण तो बड़ा होता है यार, है ना। अब सी समकोण मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा सी वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी लिख देते हैं, ठीक है, ए बी लिख लिया मैंने। चलिए ए बी सी हो गया। अब हमको बोला कौन सत्य, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ना जी, पढ़े सर कि ए बी का स्क्वायर क्या होता है जी, अगर ए बी का स्क्वायर निकालते हैं तो ए सी का स्क्वायर और प्लस जो है बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपने सवाल में पहले बोल दिया कि ये दोनों क्या है, भुजा जो है समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ए सी और BC आपस में बराबर है, यानी कि AC को हम BC भी बोल सकते हैं और BC को हम AC भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2AC स्क्वायर, अच्छा 2BC स्क्वायर है, देखो अगर BC यहाँ पे देखते हैं 2BC स्क्वायर है ना, है देखो BC यहाँ पे, अगर ये BC जो नीचे होता है ये ऊपर भी तो BC हो सकता है क्योंकि आपस में बराबर है, तो 2BC स्क्वायर दे नहीं रहा, AC स्क्वायर दे रहा। अच्छा अब चलो इसको हम बनाते हैं, देखिए AC स्क्वायर यहाँ पे हो गया, इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस BC को मैं AC लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले बोल दे रहा समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर है यार, है ना। आपका नाम होता है कि नहीं, 2-3 नाम होता है, कोई बोला ए लड्डू तो आप ही सुनिएगा, ए जुम्मन तो आप ही सुनिएगा, है ना, ए मंगलू तो आप ही सुनिएगा, तो मतलब नाम अलग है लेकिन है वही। तो मतलब क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया 2AC का स्क्वायर, तो ये देखो 2AC का स्क्वायर आ गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो एक बड़े वृत्त, एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप है, क्यों, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त समरूप है, समरूप ये दोनों क्या है, समरूप है, समरूप का निशान ऐसे देते हैं, समरूप क्यों है भाई, क्यों समरूप है, क्योंकि इसके परिमाप समान नहीं, परिमाप तो समान हो नहीं सकते, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग अलग होगी, जब त्रिज्या अलग अलग होगा तो परिमाप अलग अलग होगा, है ना। इनके क्षेत्रफल बराबर कभी बराबर नहीं हो सकता, क्षेत्रफल तो त्रिज्या का, क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल जो है त्रिज्या पे डिपेंड करता है, त्रिज्या अलग तो क्षेत्रफल अलग। आमाप बराबर, हाँ आमाप बराबर है, आमाप मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन से ये बना हुआ है, ये गोल है तो ये भी गोल है ना जी, ये पूरा 360 डिग्री कोण बना रहा है तो ये भी टोटल 360 डिग्री कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं आमाप। जैसे कि वर्ग ले लिया मैंने, ठीक है, वर्ग का क्या होता है, वर्ग क्या जानते हैं कि वर्ग में चारों कोण जो होगा समकोण होगा, तो छोटका वर्ग रहे चाहे बड़का वर्ग रहे, अगर चारों कोण 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे आमाप बराबर है ना जी, लेकिन उसका परिमाप बराबर नहीं बोलेंगे, भुजा बराबर नहीं बोलेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। चलिए ये देखो भाई ये तो बनाना है, चलो फटाफट बनाओ। 2 tan 45 का मान क्या होगा, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर चढ़ा दो,
कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है जी? तो कॉस 30 का वैल्यू होता है सर जी √3/2 होता है, साइन का उल्टा होता है सर जी। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 1/8, साइन 60 भी तो वही होता है √3/2 का स्क्वायर। तो देखो इसको हल करने से कोई फायदा है, हम इस काट दे, चलो हम हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, तो ये दोनों मिल गया ना? नहीं भाई, ये प्लस में, सॉरी प्लस में है ना, ये दोनों 3/4 प्लस माइनस में कट गए, क्या बचा 2 बचा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आप लोग सही से बना रहे होंगे। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कि यहाँ पे है ऐसे गुब्बारा उड़ेगा तो ऊंचाई नापे के लिए तो हम सीधा जाएंगे ना जी। तो गुब्बारे की ऊंचाई ही निकालने बोल रहा है। अब गुब्बारा जब भी उड़ता है तो धागा ऐसे बनता है ना जी, तिरछा बनता है, और धागा की लंबाई कितना है 100 मीटर। यहाँ पे कोई बच्चा है, आप ही लोग में से कोई बच्चा है जो उड़ा रहे हैं, उड़ाए कि नहीं उड़ाए, है ना? गुब्बारा उड़ा है ना जी, बिल्कुल गुब्बारा बोलो, पतंग बोलो, जो भी गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है ना? तो गुब्बारा जब भी उड़ेगा सीधा नहीं उड़ेगा, एकदम तिरछा भागवे करेगा, है ना? पतंग कभी कभी पतंग ही बोलता है, तो पतंग भी तिरछे भागता है। अब बोलता है कि उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना? तो देखो हमको लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ और लंब निकालने बोल रहा, ठीक है? सैन का फार्मूला को याद है? बिल्कुल सर जी, सैन का फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर हम मैथ कहले बनाएंगे। सैन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हमारा क्या है? लंब है, इसको मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है? ये लंब है और कर्ण कितना है? सैन है, 30 डिग्री है। अच्छा साइन 30 का वैल्यू, यस सर हमको पता है सर, है ना? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, h बराबर 100। तो काट दो, यहाँ से कट सकते हैं, ठीक है? 50, तो h का वैल्यू कितना हो गया? 50। दिस इज वेरी वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा ए हो गया राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं जी। देखो यहाँ पे सैन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ इतना, ठीक है ना? अब एक बात तो आप बताओ, सैन अल्फा प्लस बीटा दिया है, चलो सैन अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे मान लिया, सैन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा √3 का वैल्यू किसके बराबर आता है जी? तो बोलेंगे सैन 60 डिग्री के √3 बराबर आता है, सैन सन काट दो, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो कितना आया? 60 डिग्री आया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सैन अल्फा बोलता है 1/2, भाई यहाँ पे देख लो सैन अल्फा का वैल्यू 1/2। अच्छा 1/2 किसके बराबर है? तो बोलेंगे सर सैन 30 डिग्री होता है। यहाँ पे साइन सन काटो, अल्फा बराबर 30 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस बीटा मिलके 60 डिग्री बना और ये अकेले बन गया 30 डिग्री, है ना? अल्फा अकेले मिलके बन गया 30 डिग्री, इसका मतलब है कि बीटा भी 30 ही डिग्री होगा भाई, है ना जी? तब ने 30 और 30 मिलकर 60 हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सैन बीटा जो है, सैन बीटा हम यहाँ पे क्या करेंगे? 30 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। तो सैन 30 का वैल्यू लो, वही इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कान ही तो पकड़ाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। मजा आ रहा पढ़ने में? चलो इधर कुछ सवाल, कितना आसान सा सवाल है। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? अच्छा कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो बोलेंगे सर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे ए लिखा हुआ, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे। अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है जी, क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ अजीब टाइप का है भाई, तो देखो 1, देखो किस में 1 आ रहा? कॉट 0 1 होता क्या? नहीं होता है। सैन 0 1 होता है? सैन 0 तो 0 होता है जी, है ना? कॉस 0, हाँ कॉस 0 हमारा 1 होता है और कॉस 90 होता है 0 डिग्री। यहाँ पे ना 0, यहाँ पे 0 है, ओ मत मानना, 0 से मानना, ठीक है ना? तो कॉस हमारा सी राइट, कॉस हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो यहाँ पे देखो कॉस ए का वैल्यू 1/2, तो बोलता है सैन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? आपको पता है, देखो सैन स्क्वायर ए आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना? आप आधार करने से लंब निकाल सकते हो, और नहीं तो सिंपल से जानो सैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो जी होता कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है सर, होता है ना? मानते हैं ना? एक्सेप्ट करते हैं ना आप लोग? बिल्कुल। अच्छा कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या है? देखो यार कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 1/2, स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, 1 माइनस 1/4, यानी कि इसको जब हल करते हैं 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 बोले तो 3/4। लो भाई कितना आसान सा हमारा आंसर आ गया। सवाल इतना ज़्यादा घुमाया हुआ एग्जाम में नहीं रहेगा सवाल, ठीक है? इतनी बात याद रखें मेरी। चले अब देखो यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है, ये भी सवाल बड़े मजेदार है भाई। बोलता क्या? साइन स्क्वायर ए और 2 साइन ए बराबर है, अरे बाप रे आपस में बराबर है, तो ए जो है यहाँ पे ए आखिर कौन सा होगा? या तो 0 डिग्री है क्या, या एक जगह पे 30 डिग्री रख दे क्या, या एक जगह पे 45 डिग्री रख दे क्या, या इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए 1 बाई 1 करके हम पुट करके देखते हैं, रख करके देखते हैं। हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से 45 डिग्री शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखें, 45 डिग्री। अच्छा यहाँ पे 2 है और साइन ए है ना, यानी कि साइन 45। तो अच्छा आपको पता है साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2। ये है आपका ऐसे, है ना जी, 2 इंटू और यहाँ पे 1/√2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है भाई, कभी बराबर नहीं होगा, दांत रगड़ते मर जाओगे लेकिन बराबर नहीं होने वाला, ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये तो हमारा फेल हो गया ऑप्शन सी। चलिए जी, अब जब ऑप्शन सी फेल हो गया तो अब क्या करेंगे, तो अब ऑप्शन बी को देखते हैं, है ना, ये वाला। अब जीरो भी देख सकते हैं, तो चलो मैं जीरो देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक्चुअली आपको पता चल गया क्या ऑप्शन होगा, जीरो यहाँ पे रख लिया, 2 sin 0। अच्छा देखो sin 0 का वैल्यू कितना होगा भाई, sin 0 का वैल्यू 0 और 2 sin 0 का वैल्यू 0, स्क्वायर चढ़ा दो ना, 0 का स्क्वायर कितना करोगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना, तो इधर भी 0 और इधर भी 0 भाई, यही तो बराबर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो ये सवाल बहुत मजेदार का भाई, कि दो रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब कि ये रेखा है, ये एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, एक पॉइंट यहाँ बनता है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका वैल्यू -4 2 है, इसका वैल्यू -8 और 6 है। ये दोनों रेखा को, ये दोनों पॉइंट है ना, ये P और Q, इसको जो रेखाखंड मिला रही है, इस रेखा के मध्य मतलब बीचों बीच में एक पॉइंट बनाओ और उसका नियामक बताओ, एक बिंदु बनाओ, मध्य निकालो, मध्य मतलब बीच में। अब इसका फार्मूला क्या होता है भाई, देखो ये होता है x1, ये y1, ये क्या x2 y2। इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना जी। तो x1 कितना है, -4 है, और x2 कितना है, माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस ध्यान से लिखना पड़ेगा, -8, है ना। चलिए x2 हो गया, y1 कितना हो गया, 2 हो गया, और y2 6 हो गया। देखते हैं यहाँ पे कितना गया, -4 और -8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8, तो 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 छक 12, लगता ऑप्शन नहीं है क्या। अच्छा जी, अच्छा 6 2 8 और 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, लो भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, -4 और 6, -6 और 4, ठीक है ना। x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 का वैल्यू -4, x2 का वैल्यू -8, 8 और 4 घटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस एक जगह जमा हो जाएगा, तो 8 और 4 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, -6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 तो ऑप्शन में पहले दिख ही नहीं रहा, तो हमारा आंसर डी हो गया। चलिए जी, हाँ ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से, ये समझने वाला सवाल है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक किसको बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं पॉइंट, मेन पॉइंट। प्रत्येक माध्यिका, अब माध्यिका क्या होता है भाई, तो त्रिभुज के जो को है ना, उसके एक किसी भुजा के सम्मुख कोण, मतलब सामने वाला कोण से खींचा गया लंब जो है ना, ये जो होगा ना, ये माध्यिका कहलाएगा। ये जो यहाँ पे आया ना पॉइंट, ये माध्यिका, यहाँ से भी खींचेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे माध्यिका, और यहाँ से जब खींचेंगे तो यहाँ पे बनेगा माध्यिका। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखो ये आपको याद रखना है, ऊपर का अनुपात ऊपर 2 भाग, नीचे 1 भाग में बढ़ता है। जब भी माध्यिका बनता है ना, जब भी त्रिभुज से माध्यिका खींचता है तो 2:1 के अनुपात में बनता है। तो इधर भी क्या, इधर भी 2, इधर भी 1 हो जाएगा, इधर 2 इधर 1 होगा, ठीक है ना, बड़ा वाला 2 होगा और नीचे वाला 1 होगा, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, काटते तल में स्थित किसी बिंदु 8 - 9 के कोटि तथा भुज में अंतर बताइए। लो भाई अब तक तो हम पढ़ता है कोटि क्या है, भुज क्या है, अब यहाँ पे दोनों में अंतर मतलब डिफरेंस बताना भाई। तो कोटि कितना है, देखो ये x वाला, ये y वाला, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तो पहले बोला कोटि तथा भुज में अंतर, मतलब कोटि, कोटि कितना है, -9, और अंतर बोला तो माइनस देते हैं, किसमें अंतर, भुज में, भुज कितना दिया 8, तो कितना हो गया 9 8 17। अब है आप लोग का इसमें खतरा, लेकिन ऑप्शन में तो 17 नहीं दिया हुआ है, बंदे तो घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घटाने बोला सर, घटाने बोला सर, घटा क्या रहे सर आप, अरे भाई घटा तो रहे हम, माइनस तो लिख ही रहे ना, अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ, जैसे सवाल वैसे जवाब, है ना। सवाल बोला घटाइए तो घटा दिया मैंने, अब घटा जब निशान देने के बाद अब जो हो जाए, है ना जी, मैंने आपको दे दिया किताब पढ़ने के लिए, बाबू पढ़ रहे, आप पढ़वे नहीं कीजिए तो हम क्या करेंगे, है ना जी। तो सवाल बोला अंतर करने के लिए, अंतर लिख दिया, माइनस लिख दिया, अभी घटियन रहा, जुड़ रहा तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है,
बोलता है क्या है ना कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल समान है। समान कब होता है मूल, बताओ मूल समान कब होता है, जब बोलेंगे सर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो मूल समान होगा। पक्का, चलिए पक्का। यहाँ पे जो b है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, और x का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, और c तो हमारा अचर पद है। मतलब यहाँ पे a जो है वो b की शक्ल में है, और यहाँ जो b है वो a की शक्ल में है, और c तो c ही है। तो इसके अरेंज करते हैं, बी स्क्वायर, तो b कितना है भाई बोलो, b की जगह पे क्या है, देखो a लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है b, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है माइनस c। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं तो चक्का फंस जाएगा रास्ते में। तो a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4bc बराबर 0। किसने किसने ये सवाल को सही बनाया है ना जी। तो बहुत सारे मतलब अत्यधिक बंदा इस सवाल में फंसने वाला है, जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं रहेगा एकदम गड्ढा में जाके फंसेगा, एकदम पक्का, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला सवाल, अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो मूल समान होंगे क्या भाई, मूल समान होंगे, मूल क्या होंगे ये बता रहा हूँ, मूल क्या होंगे, तो मूल की मतलब अब देखते हैं बना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे बैठा के देखते हैं क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है ना। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस है, -2√6 स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं अंदर में स्क्वायर, -4, a का वैल्यू कितना है 3 है, 80 का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, और 6 वर्गमूल है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का वर्गमूल का स्क्वायर तो 6 ही निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है ना। 4 या 12, 12 दूना 24, और 6 चौक भी 24, 24 24 कट गया, क्या हो गया 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है जी, बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। अगला पढ़ते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। विषम संख्या कितना भाई, 0 और 50 के बीच ना 25 जो है विषम संख्या है, 25 क्या है विषम संख्या है, और 50 क्या है सम संख्या है ना। 0 और 50 के बीच, तो 50 तो ऑलरेडी सम है यहाँ पे, उसके बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 25 विषम संख्या है, 25 क्या है विषम संख्या है। लेकिन सम संख्या बोलेगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बताओ यहाँ पे बना के तुम लोग कि 0 और 50 के बीच, 50 के बीच मतलब समझ रहे ना, 50 के बीच, 50 के बीच मतलब 50 के अंदर, 50 के अंदर, 50 को छोड़ के 50 के बीच मतलब 50 के अंदर, 50 नहीं लेना है। तो 0 और 50 के बीच सम संख्या कितना होगा, होमवर्क में आंसर बताना सही सही, ठीक है। देखते हैं कौन सही सही बताता है होमवर्क का आंसर, ठीक है। 0 से 50 के बीच, उसके 0 और 50 के बीच जो जो नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 49 तक, है ना। अब तो क्लियर कर दिया हूँ। चलो आगे बताओ, कौन सा एपी में नहीं है, देखते हैं एपी में कौन नहीं। 4 6 का अंतर कितना, 4 10 का आंसर कितना, देखो 4 और 10 में कितना डिफरेंट हो रहा है, 6 का डिफरेंट, 10 6 16, 16 6 बोलो जी, 16 6 22, ये तो सही दिख रहा। कौन नहीं है, तो ये तो एपी में है जी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, इसको देखिए माइनस कीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 4 है ना जी। इसको देखिए करके 2 -2 है और -2, डी का वैल्यू निकालेंगे ना, डी का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी का वैल्यू, तो -4 हो गया। अच्छा इसको देख देता हूँ, लो भाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 तो 4, तो यहाँ पे अंतर बराबर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं डिसमिस हो रहा। अच्छा देखते हैं, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, जी बिल्कुल। तो ये भी है, लेकिन ये माध्य ये जो है ना एपी में नहीं, क्योंकि इसका जो डी है ना, डी का वैल्यू जो है बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, विविक्त उसका बराबर नहीं मान आ रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो x का मान निकालना कितना आसान से, 2x - 9 बराबर 0 कर दो, 2x बराबर 9, ये पता है 5 6 वाला बच्चा बनाता है ये वाला मैथ, 9/2 देख रहे हैं ना। और 10 क्लास में दिया, क्या वैल्यू रह गया क्लास 10 का, मैथ तो एकदम कुछ भी नहीं है यार। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। b का वैल्यू कितना है -7 है ना जी, -7, और a का वैल्यू कितना है 1, मतलब माइनस माइनस प्लस, ऑप्शन है जा भाई जा, ये भी मीटर गुल है ना, 32 चालू मीटर गुल। तो भाई 7 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने सब सवाल मेरे से कोई नहीं दिया, तो बंदा फंसने वाला है। -7 नहीं होगा बल्कि 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो -b/a, b का वैल्यू -7, माइनस माइनस प्लस। आगे देखते हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, ax स्क्वायर x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया माइनस तो होता नहीं है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए यदि
n एक सम संख्या है तो रूट n का वैल्यू क्या होगा। देखो सम संख्या को भी लेते हैं सम संख्या, है ना। चलिए m एक सम संख्या है तो सम संख्या लेते हैं 2। देखिए ये क्या है, रूट 2 क्या निकलेगा, परिमेय संख्या होगा, कभी ना अपरिमेय होगा। अच्छा 4 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल, तो 4 का क्या होगा 2 होता है। मतलब कभी कभी परिमेय होता है, कभी कभी अपरिमेय होता है। क्या बात है जी ना, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। कोई भी सम लिख लो, हम लिखते हैं अंदर 20 में n के यहाँ पे 20 लिखते हैं तो 20 का तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन अगर 16 लिखते हैं भाई तो ये कभी निकल जाता है 4। मतलब कभी कभी परिमेय कभी कभी अपरिमेय, सोचने वाली बात है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और लास्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे वीडियो करूंगा लास्ट, 1/a⁻n, यानी कि इसको उल्टेंगे, मतलब ऊपर ले जाएंगे। तो जब a को ऊपर ले जाएंगे तो ये -n भी जाएगा ऊपर, लेकिन माइनस बन जाएगा प्लस, यानी कि a पर पावर प्लस वाला n, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग ऐसे ही बनाते हैं, जैसे अगर बोल दे x पर पावर -2, इसको बोलेगा बनाने के लिए, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं ना। इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 1/x पर पावर 2, ये 1 बटा, मतलब बटा में चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। और ये जो माइनस है ना, इसी का माइनस जो है प्लस बन जाएगा, प्लस जो है माइनस बन जाएगा। तो ये हमारा 30 सवाल हो गया खत्म। ये संडे टेस्ट जबरदस्त, किसको किसको जबरदस्त लगा नीचे लिखो जबरदस्त लगा। और मैंने जो होमवर्क बताया 0 से 50 के बीच सम संख्या कितना पीस है, उसका तो होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट करना। वीडियो मजा आए तो लाइक करते बिना तो जाना मत, लाइक किए बिना तो जाना ही मत, है ना। शर्म रहेगा तभी जाना, है ना, मतलब बेशरम रहेगा तो भी जाएगा, लेकिन लाइक जरूर किया करो। वीडियो मजा आया होगा, कुछ तो सीखने को जरूर मिला है ना। और बताओ मुझे कैसे लगे ये होमवर्क आंसर दो, है ना। फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, वीडियो को करूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।